समझने की कोशिश करते हैं कि परसेप्चुअल मैपिंग, या जिसको हम दूसरे तरीके से एक और नाम देते हैं मार्केटिंग मैपिंग, समझने से पहले, जैसे मैं अगर HUL की बात करती हूँ, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की, जिसको हम पहले HLL भी बोलते थे। देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 10 तरीके के अलग अलग साबुन निकाले, अलग अलग सेगमेंट्स के लिए निकाले, अलग अलग उसकी टारगेटिंग की, अलग अलग उसकी पोजीशनिंग भी हुई। यानी कि ऐसा नहीं है कि 10 अलग अलग कैटेगरीज में अगर साबुन निकल रहे हैं तो ये 10 के 10 साबुनों की, भाई किसी की फ्रेग्रेंस ज्यादा अच्छी है, वो इसीलिए बिकता है क्योंकि उसकी सुगंध सबको पसंद आती है, या मानो से बच्चों को पसंद आती है। दूसरा साबुन मान लेते हैं HUL का, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिकता है क्योंकि उस साबुन की जो सॉफ्टनेस है वो बहुत ज्यादा लड़कियों को पसंद है। तो इस तरीके से एक समय था जिसमें HUL ने 10 तरीके के साबुन अलग अलग कैटेगरीज में निकाले थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन 10 के 10 साबुनों का एक ही एड कैंपेन बना था, एक ही इश्तेहार बना था जो आपने टीवी पे देखा और फिर उन 10 के 10 साबुनों को खरीद लिया। नहीं है, इन सारे 10 के 10 ये जो ब्रांड्स, ये जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए HUL ने, जिसका मतलब ये था कि 10 अलग तरीके के साबुन, सबका जो इश्तेहार है, सबके जो एड्स थे वो अलग अलग बनाए गए, क्योंकि सबकी सेगमेंटेशन अलग थी, सबके टारगेटिंग अलग थी, और इसी वजह से इन 10 के 10 साबुनों की पोजीशनिंग यानी कि एड्स भी अलग अलग थे। अब हम आ जाते हैं सीधे परसेप्चुअल मैपिंग है, जिसको मार्केटिंग मैपिंग बोलते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सबसे पहले आइडियल पॉइंट्स ढूंढने हैं। आइडियल पॉइंट से मेरा मतलब वो है कि मार्केटिंग रिसर्च कर लो, क्वेश्चन भरवाओ कस्टमर से, या जो आपके कस्टमर्स नहीं भी है उनसे, जितना हो सके डेटा कलेक्ट करो सर्वे से और एनालिसिस से आपको पता चलेगा फाइनली इस मार्केटिंग रिसर्च की कि आपका सेगमेंट क्या है। अब ये सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन सिर्फ इतना सही नहीं है कि आप किस तरीके से एक सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लोगे, बस इतनी सी छोटी सी बात है, जी नहीं। यहाँ पे कंपटीशन, अपने कंपेटिटर्स का भी ध्यान रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सेगमेंट आपने आइडेंटिफाई किया है आइडियल पॉइंट की तरह, अपने मार्केटिंग रिसर्च से वहाँ ऑलरेडी आपके प्रतिद्वंदी बैठे हैं ऐसा प्रोडक्ट लेके, ऐसा एट्रीब्यूट लेके अपने प्रोडक्ट या सर्विस में, जो आप सोच रहे थे कि आप डाल दोगे और आप सिकंदर हो जाओगे, जी नहीं। तो इसलिए आपको कंपटीशन का भी ख्याल रखना है। इसी वजह से कहते हैं कि परसेप्चुअल मैपिंग या मार्केटिंग मैपिंग में सिर्फ और सिर्फ एक या दो डायमेंशंस की बात नहीं है, यहाँ पे मल्टी डायमेंशंस को इस्तेमाल और नजर में और कंसिडरेशन करते हुए अलग अलग फैक्टर्स का, अलग अलग डायमेंशंस का हमें ये पता चलता है कि आइडियल पॉइंट्स कौन से हैं, कौन सा ऐसा सेगमेंट है, कौन सी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कस्टमर्स एक्चुअली चाह रहे हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में देखना। देखो, परसेप्चुअल मैपिंग का एक लेमन लैंग्वेज यानी कि हम लोगों के लिए, आम इंसान के लिए जिन्होंने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, उनके लिए क्या मतलब है, हमारा परसेप्शन क्या है एज अ कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए। हो सकता है एज अ बिजनेस, एज अ कंपनी, आपने अपना प्रोडक्ट तैयार कर दिया है, मार्केट में उतार दिया है, बिक रहा है, या सर्विस है आपने मार्केट में उतार दी है या उतारना चाह रहे हैं, बेचने लगे हैं, और आप ये सोचते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की है, लेकिन जब आपने परसेप्चुअल मैपिंग की तो एक्चुअली आपको पता चला कि कस्टमर का जो परसेप्शन है ना आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, वो एक्चुअली हाई क्वालिटी नहीं है, वो लो क्वालिटी है। तो कस्टमर का परसेप्शन आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विस के लिए क्या है, उसे कहते हैं कस्टमर का परसेप्शन, और वही पता चलता है मार्केटिंग रिसर्च से, आपके परसेप्चुअल मैपिंग से, जिसको हम मार्केटिंग मैपिंग भी बोलते हैं। तो मान लेते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेके कि कपड़ों का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिटर्जेंट्स का, जिसमें आप मान लेते हैं टाइड है या आप एक सर्फ एक्सेल एक कंपनी है जो अपना एक डिटर्जेंट लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको पता चलता है परसेप्चुअल मैपिंग से, अलग अलग डायमेंशंस को कंसीडर करते हुए, कि कस्टमर को आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए कपड़ों में, जब वो कपड़े धुले तो बहुत चमकदार निकले। दूसरा जो कस्टमर को चाहिए वो ये चाहिए कि किसी भी तरीके का जिद्दी दाग हो वो हर हालत में हट जाए, उसका ज़रा सा भी धब्बा या दाग या निशान ना रह जाए। ये दो चीज़ें हैं जो कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं। बस यही दो जो कैटेगरीज है ये आपके आइडियल पॉइंट्स हो गए, जो आपको सेगमेंटेशन के रूप में मिल गए। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, एक बार आपने सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, आइडियल पॉइंट्स आपको मिल गए, ऐसे बहुत सारे आइडियल पॉइंट्स भी हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो नहीं कि ठीक है सिर्फ दाग धब्बे जो जिद्दी हैं वो हटने चाहिए या बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस, उसके अलावा भी और आइडियल पॉइंट्स यानी कि बेनिफिट्स कस्टमर जो परसीव करते हैं वो हो सकते हैं। मैंने सिर्फ दो का ही नाम दिया है या जिक्र किया है इस एग्जाम्पल में। अब
जैसे हमने सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया कि कस्टमर ये 2 चीज़ें चाहते हैं आपके कपड़े धोने के डिटर्जेंट में, यानी कि आपने सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, 2 बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेकेंड स्टेप पे हम जाते हैं जिसको कहते हैं टारगेटिंग। टारगेटिंग में आपको ये देखना है कि ठीक है, अब हमारे पास सेगमेंट है, हमने आइडियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब बात आती है कि हमें कंपटीशन को भी आसपास लगाना है। किस तरीके से हम लोगों को टारगेट करेंगे जो सेगमेंट हमने आइडेंटिफाई किया है। और जब हम टारगेट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रतिद्वंदी ऑलरेडी उस सेगमेंट को टारगेट करने लग चुके हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमें नहीं पता, लेकिन रिसर्च से अब हमें पता चल रहा है। क्योंकि ये जो आइडियल पॉइंट्स हैं, जो ब्राइटनेस है और जिद्दी से जिद्दी दाग है, इन दोनों को आप कंपटीशन यानी कि अपने प्रतिद्वंदी के जो पॉइंट्स हैं जिसपे वो टारगेटिंग और पोजिशनिंग कर रहे हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स को लेके, वो भी आप एक साथ मिला जुला के देखोगे टारगेटिंग में। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कंपटीशन पहले ही वो सब कर रहा है टारगेट, जिसके बाद आप उसका कैंपेन एक ऐड बनाने जा रहे हो, फिर आपकी पूरी की पूरी मेहनत, आपकी पूरी की पूरी रिसर्च बेकार हो जाएगी। तो ये आपको परसेप्शन मैपिंग से पता चलता है, टारगेटिंग से पता चल रहा है, पूरी एनालिसिस से पता चल रहा है, जहां आपको ये पता चल गया कि ठीक है आपके आसपास जो ये 2 बेनिफिट्स हैं, चलो ठीक है मान लेते हैं एक बेनिफिट पे जो ब्राइटनेस है उस पर बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपने प्रोडक्ट को उन्होंने लॉन्च कर दिया है। सालों साल से उन्होंने प्रोडक्ट की एक वैल्यू, एक ब्रांड इमेज भी बना ली है। उनका जो प्रोडक्ट है बहुत बेहतरीन ब्राइटनेस देता है। जब उनके प्रोडक्ट से या उनके डिटर्जेंट से कपड़े धोते हैं जितने भी लोग हैं, तो हम क्यों ना ब्राइटनेस को छोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ दाग पे ध्यान दें। वो कैसे कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिद्दी दाग तो सिर्फ और सिर्फ हमारा डिटर्जेंट जो टाइड है या सर्फ एक्सेल, मान लो अगर मैं कंपनी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ हमारी ही कंपनी है जो सबसे ज्यादा जिद्दी दाग या जो दाग जो आप सोचते हैं नहीं हट सकते किसी और डिटर्जेंट से, वो मेरा प्रोडक्ट हटा देगा। तो बस मैंने उस पॉइंट को उठा लिया। मैंने ये भी देख लिया कोई भी प्रतिद्वंदी ऐसे सेगमेंट को टारगेट नहीं कर रहा है। मैं यहाँ से मेरा एकदम माइंड क्लियर, पिक्चर परफेक्ट हो गई। अब मैं यहाँ से पोजीशनिंग की तैयारी शुरू करूंगी कि चलो ठीक है मेरे सेगमेंट में कोई भी टारगेटिंग नहीं हो रही है मेरे कंपेटिटर्स के द्वारा, ये सेगमेंट पूरा का पूरा खाली है। यानी कि अगर मैं इस सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट उतारती हूँ या अपनी सर्विस लॉन्च करती हूँ तो कुछ भी है मेरा प्रोडक्ट या जो सर्विस है उसमें थोड़ा सा भी जो है वो शेयर कम नहीं होगा। देखो वैसे तो हम कहते हैं कि एक सेगमेंट जो है वो एकदम प्योर है जब आप मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो, और वो प्योर ही है क्योंकि आपने उस एट्रीब्यूट को अपने हिसाब से आइडेंटिफाई किया है। उस एट्रीब्यूट में कोई दूसरा ब्रांड या कंपेटिटर काम नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा आज के समय में बहुत ही मुश्किल है। हद तक किसी ना किसी हद तक मैं ये कह सकती हूँ, चाहे एक सेगमेंट में अगर आपने ऐसा एक सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिया है, एक ऐसा बेनिफिट आइडेंटिफाई कर लिया है जिस बेनिफिट को कोई भी दूसरा आपका प्रतिद्वंदी सर्व नहीं कर रहा है एज अ सेगमेंट, एज अ टारगेट, तो ऐसा नहीं है पॉसिबिलिटी। कोई ना कोई कंपेटिटर, कोई ना कोई प्रतिद्वंदी आज के समय में आपका जो ये एट्रीब्यूट या बेनिफिट निकल के आ रहा है कहीं ना कुछ परसेंटेज या अमाउंट में जरूर उस एट्रीब्यूट या बेनिफिट को सर्व कर रहा होगा। तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो आपका शेयर खत्म होगा ही। आप इस धोखे में कभी मत रहिएगा कि अगर आपने उस एट्रीब्यूट को अपनी तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है और रिसर्च जो है वो आपकी एकदम परफेक्ट 100% है, तो रिसर्च कभी भी 100% तो रिजल्ट देती ही नहीं है। इसलिए जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट इनोवेशन के साथ आते हैं तो रिस्क अटैच तो होता ही है कि क्या आपका प्रोडक्ट सर्विस चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद जब पोजीशनिंग हो जाएगी, बस यही लास्ट पॉइंट है जब अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई हो चुका है, जो 100% तो नहीं है मार्केटिंग रिसर्च से भी, लेकिन हाँ कई हद तक 90% तो है ही जो आपको एनालिसिस के थ्रू आपकी जो रिपोर्ट आई है या 80 से 90% के बीच में है। बस उसी से लेके आपको फाइनली अपना ऐड बना देना है और मार्केट में उतार देना है। इसी को हम कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को जो अभी तक मैंने तीनों स्टेप्स में समझाया, जिसमें सेगमेंटेशन के हिसाब से टारगेटिंग की गई है, टारगेटिंग के हिसाब से हमने अपना ऐड बनाया है। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को मिला के यानी कि STP यानी कि सेगमेंटेशन हमने क्या देखा एग्जांपल के थ्रू, टाइड या सर्फ अगर हम कंपनी है, हमने अपने आप को बना लिया था फॉर एग्जांपल, तो हमने देखा ब्राइटनेस और दूसरा जिद्दी दागों को हटाने का जो सेगमेंट है वो इमर्ज हुआ। सेगमेंटेशन है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया सेगमेंट। सेकंड स्टेप टारगेटिंग में हमने देखा कि हमारे कोई भी कंपेटिटर्स या प्रतिद्वंदी जो हैं 80 से 90% हमें एनालिसिस या मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू पता चल गया कि वो इस ब्राइटनेस को तो टारगेट कर रहे हैं किसी हद तक, लेकिन
जो ज़िद्दी दाग है उसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ज़िद्दी दाग को अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको इसको पूरा का पूरा 100% नहीं लेना है, क्योंकि कहीं ना कोई छिपा हुआ कंपेटिटर ज़रूर होगा जो इस सेगमेंट को सर्व कर रहा है। तो वो 80 से 90% आप ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर जो है वो आपका थोड़ा सा कम है जितना आप सोच के बैठे हैं, ठीक है। फिर आप टारगेट कर दो उसी चीज़ पे, यानी कि उस एक बेनिफिट पे जो आपने सेगमेंटेशन में 2 आइडेंटिफाई किए, लेकिन टारगेटिंग में कंपेटिटर्स देख के आपको पता चला एक्चुअली वो 2 नहीं 1 ही है। उसके बाद बस जैसे ही आपको पता चला कि हम ज़िद्दी दागों पे ध्यान देंगे, क्योंकि बाकी जो दूसरा बेनिफिट है ब्राइटनेस उस पर तो बहुत कंपेटिटर्स हैं, यहाँ पे इस कैटेगरी में ज़िद्दी दाग में हमें कोई दूसरा कंपेटिटर नहीं मिल रहा है। तो हम बस अब इसी पे ऐड बनाएंगे, इसी एट्रीब्यूट को लेके, इसी बेनिफिट को लेके, यानी कि पोजिशनिंग करेंगे। बस यही ये जो मिला जुला है STP का यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, इसी को हम कहते हैं परसेप्चुअल मैपिंग या फिर मार्केट मैपिंग। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं किसी टॉपिक पे, आप चाहते हो कि मैं आपको ऑनलाइन सेशन दूं, आपको मेंटोर करूं, गाइड करूं, कोच करूं, काउंसिल करूं या ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई NGO हो, कोई प्राइवेट या ग्लोबल फर्म हो, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक पहुंचूं, आपके एम्प्लॉयज यानी कि एसोसिएट्स, इंटर्न्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, CXO लेवल के एम्प्लॉयज या CEOs को कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटोर करूं या फिर ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा email एड्रेस है verma.roli@gmail.com।